आज हम कुछ बहुत ही पुरानी और गहरी शिक्षाओं की बात करने वाले हैं। ये वो शिक्षाएं हैं जो हमें उन बोझों से आज़ाद होने का रास्ता दिखाती हैं जिन्होंने हमारी शांति और खुशी को कहीं ढक सा दिया है। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है इसमें, है ना? ये सीधे उस समस्या की जड़ पर चोट करती है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। वो वजन जिसे हम हर रोज ढोते हैं, ये जाने बिना कि इसे नीचे भी रखा जा सकता है। तो ये है वो 7 बोझ जिनकी परतों को हम आज एक एक करके खोलेंगे। हमारा माहौल, हमारी अपनी आदतें, हमारा गुस्सा, कमियों को ढकने के हमारे तरीके, हमारे अहंकार की दीवारें, मन का वो कभी न रुकने वाला शोर और वो विश्वास जो पत्थर की तरह सख्त हो चुके हैं। यही है हमारी आज की यात्रा का नक्शा। तो चलिए पहले पत्थर से शुरू करते हैं। हमारा पहला बोझ, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है हमारा वातावरण। इसे ऐसे समझिए कि ये उस पानी की तरह है जिसमें हम हर पल तैर रहे हैं, और ये पानी चुपचाप लगातार हमारी भीतरी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारे आसपास के लोगों की एनर्जी, जो बातें हम सुनते हैं, जो कंटेंट हम देखते हैं, ये सब धीरे धीरे हमारी सोच और महसूस करने का तरीका बन जाता है। मतलब ये तय करता है कि हमारे लिए नॉर्मल क्या है, और इसका एहसास अक्सर तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसे समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है, सिगाला की कहानी। ये हमें बताती है कि माहौल की ताकत को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। उसके पिता ने उसे दौलत तो दी, पर साथ में एक ऐसी सलाह भी दी जो उस दौलत से कई ज्यादा कीमती थी। और देखिए, ये सब हुआ कितनी तेजी से। बस 3 महीने में नए दोस्त मिले, 6 महीने में उन दोस्तों का दबाव हावी हो गया, और देखते ही देखते सिर्फ 2 साल के अंदर सब कुछ खत्म। स्वास्थ्य, दौलत, दोस्त, सब कुछ। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक जहरीला माहौल धीरे धीरे हमें बर्बादी की तरफ खींच लेता है। और यही सिंगाला की कहानी का सार है। पिता की ये चेतावनी एक तरह से हम सब के लिए है कि हमें उस पानी के बारे में हमेशा होश में रहना होगा जिसमें हम हर दिन तैरते हैं। तो अब बाहर की दुनिया से हटकर चलिए अंदर झांकते हैं। यहाँ हमें कई और पत्थर मिलते हैं, हमारी आदतें, हमारे अहंकार को बचाने के तरीके और हमारी भावनाएं। जो मज़ेदार बात यह है कि कभी हमारी सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन अब हमारी ही जेल बन गई हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही आदत के 2 अलग-अलग चेहरे होते हैं। जो चीज़ हमें बचपन में मुश्किलों से बचाती है, वही बड़े होने पर हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जो आदत कभी एक ज़रूरत थी, वो एक क्षतिपूर्ति का तरीका यानी कॉम्पनसेशन मेथड बन जाती है। मतलब एक ऐसा तरीका जो हमें हमारी कमियों को महसूस करने से बचाता है और आखिर में हमें ही कैद कर लेता है। एकाकर्णपण की कहानी इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक्सट्रीम उदाहरण है। उसने खुद को तकलीफ देने को ही साधना मान लिया था। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक नुकसानदायक आदत भी किसी महान गुण का मुखौटा पहन सकती है और हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। आदतों के बाद आता है एक और भारी पत्थर, गुस्सा। अक्सर ये गुस्सा हमारे बचाव करने वाले अहंकार का एक हथियार होता है। जब भी हमें लगता है कि हम पर कोई हमला हुआ है, तो अहंकार खुद को बचाने के लिए गुस्से की ढाल उठा लेता है। पर यह मिसाल कितनी सटीक है। हम सोचते हैं कि ये गर्म कोयला किसी और को जलाएगा, पर असल में ये हमारी ही हथेली को राख कर रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जलते हुए कोयले का करें क्या? क्या हम उसे और हवा दें, शिकायतों को दोहराकर, या उसे दबा दें और ऐसा दिखाएं कि कुछ हुआ ही नहीं? प्राचीन ज्ञान हमें एक तीसरा रास्ता दिखाता है। बस उसे देखें, स्वीकार करें कि हाँ, गुस्से की भावना उठी है, शायद इसलिए कि अहंकार को चोट लगी है, लेकिन उसे खुद पर हावी ना होने दें। अब हम एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत थका देने वाले बोझ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मन का लगातार चलने वाला शोर, वो मानसिक बकबक जो कभी शांत होती ही नहीं। 60,000, सोच सकते हैं, ये एक ऐसा शोर है जो 2400 घंटे हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमारी एनर्जी सोखता रहता है, भले ही हम इस पर ध्यान दें या ना दें। और इस शोरगुल वाले मन को समझाने के लिए बंदर मन से बेहतर कोई शब्द नहीं हो सकता। बिल्कुल एक बंदर की तरह जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, हमारा मन भी बिना रुके एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है। इसी समस्या का एक बहुत ही सुंदर समाधान मुगा नाम के एक ध्यानी को मिला, जब वो एक नदी के किनारे बस बैठा हुआ था। उसने विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया, और यहीं से ध्यान की एक क्रांतिकारी समझ पैदा होती है।
पहला कदम, ये मान लेना कि विचार तो आएंगे ही, ये मन का काम है। दूसरा कदम, जब कोई विचार आए तो उसे बस एक मेहमान की तरह देखना, बिना उससे उलझे। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, उसे प्यार से विदा कर देना, उसे नदी में बहते पत्ते की तरह जाने देना। और यही सबसे बड़ी बात है समझने वाली। असली शांति मन को खाली करने में नहीं है, बल्कि विचारों के साथ अपने रिश्ते को बदलने में है। ये समझने में है कि हम विचार नहीं हैं, हम उन विचारों को देखने वाले हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे पेचीदा बोझ पर आते हैं, कठोर विश्वास। ये वो बोझ है जिसमें हम उन शिक्षाओं को ही कसकर पकड़ लेते हैं जो असल में हमें आज़ाद करने के लिए बनी थीं। देखिए, ज्ञान और अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप पानी के बारे में दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हैं, उसके केमिकल फॉर्मूले को रट सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसे पिएंगे नहीं, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ज्ञान जो है वो नक्शा है और अनुभव वो असली मंजिल है। बुद्ध का दिया हुआ ये बेड़े का उदाहरण कितना शक्तिशाली है। शिक्षाएं, विचार, सिद्धांत, ये सब सिर्फ एक बेड़े की तरह हैं, एक नाव की तरह, जो हमें अज्ञान की नदी के पार ले जाने के लिए हैं। अब सोचिए, अगर हम नदी पार करने के बाद भी उस नाव को अपने सिर पर उठाए घूमते रहें, तो वही नाव एक और बोझ बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई नियम कानून नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये तो बस एक न्योता है प्रयोग करने का। देखिए कि कौन सी समझ आपके बोझ को सच में हल्का करती है। जो काम करे उसे अपनाइए, जो न करे उसे बिना किसी प्रादबोध के छोड़ दीजिए। तो आखिर में ये पूरी यात्रा इन कुछ आसान से कदमों में सिमट जाती है। सबसे पहले हिम्मत करके उस पत्थर को देखना जिसे हम उठाए हुए हैं, फिर ये गहराई से समझना कि इसे पकड़कर रखना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, और फिर बहुत धीरे से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के उसे नीचे रख देना, और आखिर में उस हल्केपन को, उस आज़ादी को महसूस करना जो हमेशा से वहीं थी। तो ये सारी बातें हमें बस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इन 7 पत्थरों में से या शायद कोई 8वां पत्थर जो हमारा अपना है, आज अभी कौन सा एक बोझ है जिसे नीचे रखने की शुरुआत की जा सकती है?